बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 22 मार्च और पाकिस्तान में हफ्ते की दोपहर। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर कोयटा से। कोयटा में आज शटर डाउन हड़ताल रही। कोयटा समेत बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाके आज बंद रहे। मारंग बलोच और उनके साथियों ने अपने साथियों की, जिनको गोली चलाकर कल कत्ल कर दिया गया था, उनकी लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज किया। उस एहतजाज को ख़त्म करने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने एक दफ़ा फिर तशद्दुद का रास्ता अपनाया। वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, वहाँ पर ताकत का इस्तेमाल हुआ और मज़ाहरीन को वहाँ से मुंतशिर करने की कोशिश की गई। तो ये तो सूरत हाल है जो दिन ब दिन वहाँ पर सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। आपको पता है कि जो बुलान मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल थे, उनको उठाया गया था और उसके बाद एक प्रोटेस्ट हुआ था जिस पर गोली चलाई गई और जिसमें कुछ शहरियों की हलाकत हो गई थी। 26 नवंबर की तरह का वाक़या उसको कहा जा रहा है। और उसके बाद अब जब उन लाशों को रख के प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो उसके ऊपर मैंने आपको बताया कि ताकत का इस्तेमाल। दूसरी तरफ बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, और वो भी कोयटा से रिपोर्ट कर रहा है कि वहाँ पर एक ही रात में 13 नामालूम कब्रें बनी हैं। जी हाँ, बिल्कुल फ्रेश कब्रें। उस कब्रिस्तान में बीबीसी का नुमाइंदा गया और उन्होंने खुद देखा कि वो बिल्कुल फ्रेश कब्रें थीं और उनके ऊपर पुलिस के यूनिफॉर्म में लोग उनकी प्रोटेक्शन के लिए ड्यूटी दे रहे थे। जो वहाँ गोरकन था उसने कहा कि आज जब मैं आया हूँ तो ये फ्रेश कब्रें हैं, इससे पहले ये कब्रें यहाँ नहीं थीं और मैं इन पर मिट्टी डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे कहा गया है कि इन पर मिट्टी डाल दें, क्योंकि वो कब्रें जल्दबाजी में बनी थी, उन पर मुनासिब तरीके से मिट्टी भी नहीं डाली गई थी। अब इस पर बहुत सारी क्यासराइयाँ हैं। मारंग बलोच और दूसरे लोग कहते हैं कि ये मिसिंग पर्सनस की खबरें हैं, और कुछ सहाफ़ी ये ख्याल करते हैं कि शायद जो जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या था उसमें दहशतगर्द या जो भी लोग हैं उनसे रिलेटेड कोई लाशें हैं। लेकिन बहरहाल ये बीबीसी ने अब 13 कब्रों के बारे में रिपोर्ट कर दिया है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि ये 13 कब्रें किसकी हैं, इसके अंदर कौन सी लाशें हैं, किसने दफन किया है। बीबीसी ये भी क्लेम कर रहा है कि उन्होंने कोई वीडियो देखी है जिनमें इन लोगों को दफनाते हुए, लेकिन उस वीडियो को की अथेंटिसिटी को वो अभी प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है वो यही है कि बलूचिस्तान के मामला जो है वो हाथ से निकल रहे हैं, और बजाय इसके कि वहाँ पर कोई सियासी उसका हल निकाला जाए, गोली लाठी और ताकत का बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे मामला हर गुजरते दिन के साथ ख़राब हो रहे हैं। अगली खबर भी बलूचिस्तान से ही है, और वो ये है कि ट्रेन सर्विस जाफ़र एक्सप्रेस को अभी तो 2 हफ्ते के करीब होने वाले हैं। आपको पता है जो सानहा हुआ था, 440 अफराद को यरगमाल बना लिया गया था, पूरी ट्रेन को यरगमाल बना लिया गया था। उस वाक़े को 2 हफ्ते के करीब होने वाले हैं, लेकिन अभी तक ट्रेन सर्विस बहाल नहीं हुई। आप दुरुस्त सुन रहे हैं, हम एक एटॉमिक पावर हैं, हम क्लेम करते हैं कि हमारे पास दुनिया की बेस्ट लॉ इन्फोर्समेंट है, बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, लेकिन आप हालत देख लीजिए कि पूरे मुल्क के साथ कोयटा का ट्रेन का जो कनेक्शन है वो बंद है। ना ही कराची के लिए ना ही पेशावर के लिए ट्रेन सर्विस मुकम्मल बंद है। हमारी प्रायोरिटी ये नहीं है। ट्रेन सर्विस अगर बंद हो तो चले, मैं मान सकता हूँ कि लोग बस से सफ़र कर लेंगे, मैं सफ़र के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, जाहिर है वो भी लोगों को तकलीफ होगी सफ़र की भी, लेकिन वो एक फिर भी छोटी बात है। बड़ी बात यह है कि इमेज क्या जा रहा है दुनिया में कि आप की ट्रेन यरगमाल बनाई और उसके 2 हफ्ते तक आप ट्रेन नहीं चला सके। ये बहुत ही एक मैं यही कहूँगा कि एक बुज़दिलाना किस्म का इम्प्रेशन जा रहा है, और जिनका ये काम है उन्होंने ये काम करने के बजाय आज एक नया तराना जो है वो निकाला है। जी हाँ, डीजी आईएसपीआर साहब का जो डिपार्टमेंट है आईएसपीआर, उन्होंने एक नया आज नगमा निकाला है, और वो नगमा है तगड़ा पाकिस्तान। और उस नगमे पर तो बात करते हैं, लेकिन उस नगमे को शायद जारी हुए अभी 1-2 घंटे हुए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसको अभी, क्योंकि अभी लोगों को पता नहीं है, तो जो 1-2 घंटे ही हुए हैं उसमें तकरीबन 25 से 30% लोगों ने उसे डिसलाइक कर दिया है। अब ये जो नगमा है तगड़ा पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान, इस तरह के उसके अंदर डिफरेंट लिरिक्स हैं। इस नगमे को आईएसपीआर ने बनवाया है, जाहिर है पैसा आईएसपीआर ने लगाया, और वो पैसा आपके टैक्स के पैसों से गया, वो आईएसपीआर ने इसके ऊपर लगाया। आतिफ असलम ने इसे गाया है। अमूमी तौर पर लोग आतिफ असलम को बहुत पसंद करते हैं। पाकिस्तान की जो यूथ है वो आतिफ असलम को वन ऑफ द बेस्ट, इस टाइम जो ज़माना हाल के सिंगर्स हैं उनमें से, जो टॉप के 2-4-5 सिंगर्स हैं उनमें आतिफ असलम को एक समझा जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो नगमा है इसमें भी जिस तरह पहले 70-75% या 80% के करीब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था पिछला जो नगमा था आईएसपीआर का, इसको भी मुझे वही होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि महज 2 घंटे में ऑलरेडी 25 से 30% लोग जो हैं वो इस नगमे को रिजेक्ट कर चुके हैं। अच्छा, अब अगर इस नगमे को हम देखें गौर से, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो ऊपर आईएसपीआर की छाप लगी हुई है, मतलब कि ये जो नगमा है ये जब चल रहा है तो ऊपर एक साइड के ऊपर आईएसपीआर लिखा हुआ है। लेकिन इस पूरे नगमे को अगर देखें तो इसके अंदर कहीं भी फ़ौज से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है। ना पूरे नगमे में कहीं यूनिफॉर्म नज़र आता है, ना पूरे नगमे में कहीं फ़ौज जो है वो अपने पेशा वराना काम करते हुए नज़र आती है। पूरा नगमा जो है वो उसमें डांसर्स डांस कर रहे हैं, पाकिस्तान के इलाकाई ड्रेसेस पहने हुए हैं डिफरेंट, और डांसर्स उस पर मर्द ख़वातीन जो हैं वो डांस कर रहे हैं। छोटे बच्चे हैं इसके अंदर, स्कूल के बच्चे, उनको दिखाया हुआ है। फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिखाया हुआ है, नौजवानों को टारगेट किया हुआ है,
और तगड़ा पाकिस्तान और एक ही मिशन है हमारा और एक ही पाकिस्तान है। तो ये सबसे पहले तो मेरी समझ से बाहर है कि आईएसपीआर का काम कहाँ से आ गया नगमे बनाना। मीन आपका काम तो हजूर ये ट्रेन चलवाना था, और जाहिर है उसके ऊपर पहले जो हमला हुआ वो रोकना था। मतलब कि जो फेलियर हमारा हुआ वहाँ पर इंटेलिजेंस का, उसको रोकना था। जो 440 लोगों की ट्रेन कैप्चर हो गई, और अच्छा चले जो हो गया हो गया। उसके बाद उस ट्रेन को 2 हफ्ते से नहीं चलाया। आज की खबर है कि तोरखम बॉर्डर जो है वो 27 दिन के बाद खुला है। 27 दिन उन लोगों के लिए भी वहाँ अजाब रहा, बॉर्डर बंद रहा, लेकिन आप नगमे बना रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, नगमे में भी आपसे रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है, सारे का सारा वही प्रोपेगेंडा है कि आप किसी तरीके से नौजवानों को अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं, और टारगेट के ऊपर नौजवान है। हालांकि मुनीर फारूक ये कहते हैं कि जो मिलिट्री लीडरशिप है इस वक्त की, जनरल आसिम मुनीर और दूसरे, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं कि वो मकबूल हैं या नहीं है। उन्हें मकबूलियत और कबूलियत का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कौन सा इलेक्शन लड़ना है, ये तो इमरान खान जाने और पीएमएलएन जाने और दूसरे जाने, तो उनको कोई मसला नहीं है, और इमरान खान को अपना दुश्मन समझते हैं। और उन्होंने फैसला कर लिया है कि उन्होंने यही तुन के रखो वाली पॉलिसी रखनी है। लेकिन ये जो नगमे हैं, ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि नहीं, बहुत मसला है, मकबूलियत का बहुत मसला है, और ये मकबूलियत के लिए ये चारों जो तरफ से अतराफ से जो है वो कोशिश की जा रही है। ये जो नगमा है, मैंने जैसे आपको कहा है कि इसमें सब कुछ है, लेकिन इसमें कहीं पर भी इस नगमे में फ़ौज से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है। मतलब अगर आईएसपीआर इस नगमे को बनवा रहा है, फंड कर रहा है, पैसे लगा रहा है, तो आईएसपीआर से रिलेटेड कुछ होना चाहिए ना। क्या आईएसपीआर का काम ये है कि वो डांस करते हुए लोगों को दिखाएं, और एक ओवरऑल जो कल्चरल टाइप नगमा है। मैं ये नहीं कह रहा नगमे बनाना बुरा काम है, लेकिन वो आपका काम नहीं हो, किसी और को करने दे। अब आपने काश्तकारी भी करनी है, आपने उसके साथ साथ नहरें भी नहीं निकालनी है, आपने हुकूमतें भी चलानी है, हुकूमतें गिरानी भी हैं, आपने सारी चीज़ें बाकी भी बनानी है, अब नगमे भी आपने बनाने हैं। तो फिर काम तो हो गया नगमे बनाने वालों का, मतलब उन बेचारों के काम पर भी आपने कब्जा कर लेना। तो ये मेरी समझ से तो बाहर है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें आतिफ असलम जो है उसका भी इस दफ़ा पटड़ा निकल जाएगा। मतलब कि वो वैसे तो मकबूल एक सिंगर है, लेकिन अब जब लोग आईएसपीआर का ये नगमा जितनी ज़्यादा इसमें लोगों की तरफ से, मुझे लगता है, ये मेरा तजिया है, आई कैन बी रॉन्ग, कि जितने ज़्यादा लोग इसे डिसलाइक करेंगे, आतिफ असलम के लिए भी ये एक बहुत सालों के बाद नया एक्सपीरियंस होगा। देखते हैं ये सब कुछ क्या होता है, लेकिन ये सवाल ज़रूर है कि आईएसपीआर का ये काम नहीं है। क्यों बनाते हैं ये नगमे, ड्रामे, फिल्में? ये आपका काम नहीं है। आपको प्रोपेगेंडा मशीन थोड़ी है। आप तो अपना एक मिलिट्री का एक आप प्रोफेशनल उनके स्पोक्स पर्सन है। मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में आपने चीज़ें बतानी है, मिलिट्री से रिलेटेड जो खबरें हैं वो आपने मीडिया के साथ हैंडल करनी है। ये सारे का सारा एक प्रोपेगेंडा नैरेटिव शेप करना, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये आपका काम है। लेकिन बाहर क्योंकि हमने सारे काम ही करने हैं, और हमने ये काम भी करना, अगला देख लेते हैं। इस जो ये नगमा है, इसमें पूरा टारगेट जो है वो पाकिस्तान का नौजवान है। और उस नौजवान के साथ कर क्या रहे हैं हम? फौजिया सदीकी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है कराची से, और उनको अब एफआईए घर से आके उठा के ले गई है। उनके भाई ने एक वीडियो जारी की है, दिखाया कि कैसे उनकी बहन को एफआईए वाले उठा के ले गए हैं साथ। और उसका कसूर क्या था कि उसने जनरल आसिम मुनीर साहब को कहा कि आप अपने साथियों के जरिए मुल्क को लूटने की वारदात को पकड़ा है, इस रिपोर्ट को मुकम्मल तफसीलात देखें। अहमद नूरानी की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि अहमद नूरानी की रिपोर्ट सच पर मबनी है, बजाय इसके कि आप लोगों को उठाएं, आपको जवाब देना चाहिए। फौजिया सदीकी अपने ट्वीट में लिखती हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तकर्री के वक्त से जनरल हेडक्वार्टर्स जीएचक्यू की सिविलियन अदारों पर गिरफ्त बहुत मजबूत हुई है, और आर्मी चीफ के रिश्तेदार या करीबी अफराद अहम सरकारी तकर्रियों में खुल्लम खुला मुदाखलत कर रहे हैं, और कारकर्दगी ना होने के बावजूद आला अहदों पर फाइज हैं, जो पाकिस्तान में फौजी असर रसूख और बद इंतजामी की वाज़ मिसाल है। फिर उन्होंने सैयद बाबर अली शाह, जो आर्मी चीफ के मामू हैं, उनके बारे में लिखा है कि जो आर्मी चीफ के मामू हैं वो 2023 के अवाइल से इस्लामाबाद के गैर एलानिया हुक्मरान बने हुए, और उन्होंने अपने मनपसंद लोगों को अहम तकर्रियाँ, अवार्ड्स और तरक्कियाँ दिलवाने में कलीदी किरदार अदा किया है, जिनमें साबिक डीजी एफआईए अहमद इसाक जहांगीर की तकर्री भी शामिल है। या फिर उन्होंने दूसरी भी सारी जो नूरानी साहब की स्टोरी में उनकी मामूजाद बहन का जिक्र है वो सब। तो बेसिकली ये मुमताज़ भट्टी साहब की ये जो खबर है उसको फौजिया सदीकी ने ट्वीट किया था लगा के, जिसमें मुमताज़ भट्टी ने यह दावा किया था कि आर्मी चीफ का स्विमिंग पूल जो है घर का, वो 6 महीने से ख़राब है। वो बज़िद हैं कि मैंने अपनी तनख्वाह से ठीक करवाना है, तनख्वाह में से पैसे नहीं बचते, इसलिए वो स्विमिंग पूल अभी तक ख़राब है। ज़ाहिर है ये एक झूठी स्टोरी करवाई गई होगी मुमताज़ भट्टी से। फौजिया सदीकी ने इस स्क्रीनशॉट को लगा के ऊपर ट्वीट किया, और एक तरफ हम आतिफ असलम के नगमे बना रहे हैं, और दूसरी तरफ हमने घर जाकर फौजिया सदीकी को उठा लिया है। तो ये हम पाकिस्तानी नौजवान के साथ कर रहे हैं, और फिर हम चाहते हैं कि नौजवान जो है वो बस नगमा शगमा सुन के आतिफ असलम का हमारे साथ आ जाए, और आतिफ असलम नगमे में गाकर बताए कि एक ही मिशन है, सब इकट्ठे हैं, नौजवानों का ही पाकिस्तान है। लेकिन नौजवान अगर अपनी मर्ज़ी से सोशल मीडिया पर कुछ लिख दें तो हमने उन्हें उठाकर उन पर तशद्दुद करना है। अब समझ से बाहर है कि नौजवानों को ये बेवकूफ़ समझते हैं या खुद बेवकूफ़ है, ये मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल ये काबिल मजम्मत है जो फौजिया सदीकी के साथ किया गया है। अगली खबर, बैरिस्टर गौहर बड़े खुशकिस्मत निकले हैं, क्योंकि उनके बारे में आर्मी चीफ ने कहा है कि बैरिस्टर गौहर बहुत अच्छे आदमी हैं, तकरीर भी अच्छी करते हैं,
और मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, मैं उनकी तकरीरें सुनता हूँ। ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और कह रहा है कि आर्मी चीफ ने ये पैगाम मोहसिन नकवी के हाथ गौहर खान साहब को भेजा है कि वो बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, वो तकरीर बड़ी अच्छी करते हैं और मैं उनकी तकरीर सुनता भी हूँ। इससे पहले हमें पता चला था कि शहजाद अकबर साहब ने बताया था कि आर्मी चीफ कहते हैं कि मरियम नवाज़ अपने आप को कैरी बहुत अच्छा करती हैं और तकरीर बहुत अच्छी करती हैं, तो वो उनकी भी तकरीरें सुनते हैं। तो चले, गौहर खान साहब की भी लॉटरी निकल आई है कि गौहर खान साहब, मैं तो यही कहूँगा कि बड़े खुशकिस्मत निकले हैं कि पूरी पीटीआई को तो आर्मी चीफ जो है वो एक आंख नहीं देख सकते। पीटीआई को तो इंतशारी टोला कहते हैं, शर पसंद कहते हैं। चले, गौहर खान साहब खुशकिस्मत निकले हैं कि उन्हें आर्मी चीफ जो है वो पसंद कर रहे हैं। अच्छा जी, अंसार अब्बासी ने अगली स्टोरी की है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उन्होंने कहा है कि 3 अकाउंट्स का ताल्लुक जो है वो इमरान खान से निकल आया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के 3 अकाउंट्स का। अब आप गौर कीजिए, ये जो लफाफा जर्नलिस्ट हैं इनकी हालत चेक करें। अब कल को ये अगली खबर देंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तल्लक जो है वो इमरान खान से निकल आया है। मतलब जो पीटीआई के ऑफिशियल हैंडल्स हैं वो, उनका रिलेशनशिप इमरान खान से ही होना है और किससे होना है, ये क्या खबर है? मतलब अपनी तरफ से बड़ी खबर दी है अंसार अब्बासी साहब ने कि जो 3 ऑफिशियल हैंडल्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनमें से 2 ऑफिशियल हैंडल्स हैं और एक इमरान खान साहब का अपना ट्विटर अकाउंट है, उनका जो तल्लक है वो इमरान खान के साथ निकल आया है। मतलब इससे वाहियात स्टोरी नहीं हो सकती। जाहिर है वो उन्हीं से निकलना है और किससे निकलना है, लेकिन क्योंकि टेबल स्टोरीज करनी होती हैं, मालकान ने कहा होता है कि कुछ लिखें उल्टा सीधा, येलो जर्नलिज्म है, लिफाफे हैं ये सारे के सारे, इन्होंने कुछ ना कुछ लिखना होता है, तो उसके लिए फिर कुछ ना भी बने तो फिर स्टोरी पास से बना लेनी है, खबर पास से बना लेनी। बहरहाल शर्मनाक हरकत है, मैं यही कह सकता हूँ कि इस तरह की खबरें भी ये न्यूज़पेपर्स के अंदर देते हैं। अच्छा जी, शाहिद खकान अब्बासी साहब ने कहा है कि अगर वाकई आपने अमन व अमान पे काम करना है और पूरी कौम को एक पेज पे लाके, ये जो बलूचिस्तान का मसला है, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का मसला है, इसको अगर सॉल्व करना है तो फिर इमरान खान को वीडियो लिंक नहीं बल्कि 3 दिन के लिए पैरोल पर रहा करें और एक कॉन्फ्रेंस करें जिसमें वो आकर बैठें और इसके ऊपर लंबी डिस्कशन हो और इस सारे मसले को हल करें। क्योंकि शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं कि जब तक इमरान खान को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता ये मामला सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अवाम सारी इमरान खान के साथ है। अब देखते हैं जो शाहिद खकान अब्बासी हैं उनकी बात को समझा जाता है कि नहीं, लेकिन बहरहाल अगर उन्हें पैरोल पर निकाल कर लाया जाए और बैठकर बात की जाए तो जाहिर है सबसे बड़े लीडर होने के नाते वो कोई ना कोई सोल्यूशन तो दहशतगर्दी के ऊपर देंगे। लेकिन मसला तो ये है कि हमें वो सोल्यूशन चाहिए नहीं, हमें तो हर सूरत इमरान खान को कैद रखना है। अगली खबर जी पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स की है। वो बड़े मसले में फंसे हुए हैं क्योंकि आईएमएफ ने ये डिमांड की है कि पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स के असासे पब्लिक किए जाए, क्योंकि सियासतदानों के तो हो जाते हैं, फिर भी ब्यूरोक्रेट्स की अच्छी मौज है कि उनके असासे किसी को पता ही नहीं होते। तो आईएमएफ कह रहा है कि इस सारे सागा के अंदर जहाँ करप्शन होती है, सियासतदान करते हैं तो साथ ब्यूरोक्रेट भी करता है, तो ये बहुत सारा पैसा बनाते हैं और इनके असासे जो हैं वो पब्लिक नहीं होते, तो इनके असासे पब्लिक करें ताकि ट्रांसपेरेंसी आए, पता लगे किसके पास कितना पैसा है। ब्यूरोक्रेट्स क्योंकि सारा मामला उन्हीं के थ्रू चलना होता है, वो अब इसके ऊपर बहुत रेजिस्ट कर रहे हैं और उनका दिल यही है कि वो किसी सूरत भी असासे ना उनके पब्लिक हों और इस काम से वो बचे रहें। इस पर उन्होंने शहबाज शरीफ को भी, पूरी गवर्नमेंट को भी, पूरी ब्यूरोक्रेसी ने मिलकर उनकी रिक्वेस्ट की कि जी हमारे असासे ना पब्लिक करवाएं। पूरी कोशिश की गई, आईएमएफ से बार बार गुजारिश की गई, फिलहाल तक आईएमएफ जो है उसने रिजेक्ट कर दिया ये आइडिया। अच्छा, ये पहली दफ़ा नहीं है, ये हमारे ज़माने में भी आईएमएफ का ये डिमांड थी और तब भी होने चाहिए थे, लेकिन तब भी ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो बच गए थे। अभी भी मौजूदा हुकूमत को भी उन्होंने इसी चक्कर में लगा लिया है कि आपने आईएमएफ का जो है वो आईएमएफ को की ये शर्त नहीं माननी कि हमारे असासे जो है वो पब्लिक होने चाहिए। अब आप इससे समझ सकते हैं कि अगर किसी ने ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारी तो उसको क्या लेना देना इससे कि उसके असासे पब्लिक हो या ना हो। लेकिन क्योंकि माल बनाया इतना जाता है कि फिर उस माल को छुपाने के लिए हमें हर सूरत अपने असासाजात जो है उन्हें प्राइवेट रखना है, छुपा के रखना है। देखते हैं इस बार ब्यूरोक्रेसी जो है जीतती है या आईएमएफ जीतता है, हुकूमत क्या रोल प्ले करती है। फिलहाल तक तो ब्यूरोक्रेट्स तैयार नहीं है अपने असासे पब्लिक करने को। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।